कक्षा छठी के तीसरे अध्याय संख्याओं के साथ खेलना के चौथे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.2 के 3 से 12 तक सवाल हल करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.2 के पहले 2 सवाल हल कर लिए हैं। आइए अब प्रश्नावली 3.2 के 3 से सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। इससे पिछले लेक्चर में हमने 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात की थी। उनमें से ये 2 संख्याएं दे रखी, जैसे 13 और 31। ये दोनों कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों में केवल 2 ही अंकों का प्रयोग है, 1 और 3। तो 1 से 100 तक हमें इसी प्रकार के जोड़े बताने हैं कि अंक 2 ही हों और वो दोनों संख्याएं अभाज्य हों। आइए इसके लिए हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं देखते हैं। ये देखें, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। पहली कौन सी है? 2, 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस तरह 1 से 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो ये हैं। अब हमें इसमें ऐसा जोड़ा देखना है कि उसमें उनके अंकों को बदल दें, अंकों का स्थान बदल दें, दोनों ही अभाज्य संख्या हो। जैसे इसमें दिया हुआ था 13 और 31, 13 और 31। इसी तरह का हमने एक और जोड़ा ढूंढना है। अब देखिए, जैसे 17 यानी 71, 17 और 71 ये दोनों कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, 17 और 71। ठीक है, इसी प्रकार और एक जोड़ा ये हो गया। और जोड़ा देखते हैं कि उनके अंकों के स्थान बदलने पर दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों। अब ये देखें आगे, 37 और 73। अगला जोड़ा क्या आ गया? 37 और 73। इसी प्रकार ये देखिए 79 यानी 79 और 97, 79 और 97। और इनमें कोई जोड़ा नहीं है जिनके अंक बदलने पर दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। आइए 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। अब कौन कौन से युग्म थे जो भी हमने निकाले थे? 13 और 31 दिए हुए हैं। उसके बाद क्या था? 17 और 71। 17 और 71 पहला युग्म आ गया, 17 और 71। दूसरा था 37 और 73, 37 और 73। तीसरा युग्म 79 और 97, 79 और 97। इन सभी के अंकों का स्थान बदलने पर दोनों जो संख्याएं हमें मिली है वो क्या है? अभाज्य संख्याएं। आइए अब चौथा सवाल हल करते हैं। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से सभी छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याएं बतानी। तो पहले हम 1 से 20 तक संख्याएं लिख लेंगे, उसके बाद उसमें अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं ज्ञात कर। ये है 1 से 20 तक संख्याएं। अब इनमें अभाज्य संख्याएं देखो, एक अभाज्य नहीं है। कौन कौन सी है? 2, 3, 5, ये लिख लेते हैं। 2, 3, 5, फिर 7, उसके बाद आगे क्या आएगी? 11, क्योंकि 9 तो 3 से भाग होता है, तो 11, फिर 13, आगे 17 और फिर 19। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं कौन सी है?
एक को और इन अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी जो भी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। एक क्या है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य। तो भाज्य संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। भाज्य जो किसी और संख्याओं से भाग होती है, अभाज्य जो केवल एक और खुद से ही भाग होती है। ये आंसर है। आइए 5वां सवाल हल करते हैं। 5वां सवाल है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। पहले तो 1 से 10 के बीच में हम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7। बार बार अभाज्य संख्याएं लिखने से हमें ये संख्याएं याद हो जाएंगी, इसलिए हम इनको बार बार लिख रहे हैं। अब 1 से 10 तक, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो अभाज्य है? 7। तो आंसर आ गया 7। 6वां सवाल, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ एक उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ सवाल दिए हुए हैं। जैसे पहला भाग है 44। 44 को हमें क्या लिखना है? दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हम पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। यहाँ हम 1 से 50 तक भी अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 100 तक लिख लिए हैं। अब पहला भाग है 44। क्या है? 44। ये 44 को हमें दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। दो विषम यानी हमें दो नहीं लेना, दो सम है। दो को छोड़कर बाकी कोई भी दो संख्याओं का योग हमें 44 लेना है। तो ऐसी कोई भी दो संख्याएं हमें छांटनी है। अब जैसे पहला हम ले लेते हैं 3 और 41, यानी एक आ गया 3 और 41, दोनों ही अभाज्य। और भी जोड़े हो सकते हैं, जैसे 7 और 37, 7 प्लस 37। इस तरह हमें ये इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। बी भाग 36। अब 36 को देखते हैं कौन सी दो संख्याओं के योग के रूप में लिखें। 36 5 और 31। 36 को लिख सकते हैं 5 प्लस 31 के रूप में। और जोड़ा देखें 5 और 31 के बाद अब 7 और 29 भी हो सकता है। दोनों का जोड़ कितना आएगा? 36, यानी 7 प्लस 29। और भी संख्या हो सकती है, जैसे 13 और 23, 13 प्लस 23। इस तरह अगर और भी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सी भाग क्या है? 24। 24 को भी हमें ऐसे ही दो अभाज्य संख्याओं के योग लिखते हैं। अब 24 को क्या लिखेंगे? 7 और 17, ये भी 24 है। 5 और 19, ये दोनों, इनका जोड़ भी 24 है। तो पहले 5 प्लस 19। दूसरा जोड़ा क्या बनेगा? 7 और 17। इसी तरह तीसरा 11 और 13। इसी तरह अब डी भाग है 18। 18 को हम लिखेंगे 5 और 13, इनका योग 18 होगा। 5 जमा 13। इसी तरह 7 और 11 में 7 प्लस 11। इस तरह हमें ये अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में दी गई संख्याएं व्यक्त करनी थी। अब देखो हम यहाँ पे
दो का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि दो सम संख्या है, हमें सिर्फ विषम संख्या ही लेनी थी। तो ये छठे सवाल का हल है। सातवां सवाल, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म यानी जोड़े लिखिए जिनका अंतर 2 है। यानी अभाज्य संख्याओं के दोनों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 2। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य युग्म कहलाती हैं जिनका अंतर 2 है। तो इसके लिए भी हम पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। अब इन अभाज्य संख्याओं में हम वो संख्याएं देखते हैं जिनका अंतर 2 है। अब 2 और 3 के बीच में एक का ही अंतर है, 3 और 5। तो पहला युग्म क्या आ गया, यानी हमारा आंसर है वो क्या आ गया? पहला 3 और 5 एक जोड़ा ही हो गया। इसी तरह 5 और 7 ये दूसरा जोड़ा हो गया। उसके बाद 7 और 11 में तो 4 संख्याओं का अंतर है, ये नहीं लेंगे। 11 और 13 आ गया। अब यहाँ देखो हमें सिर्फ 3 ही युग्म पूछे थे, इससे ज़्यादा भी हम बता सकते हैं। देखो 17 और 19। इसी तरह और संख्याएं देखें, 41 और 45। इसी तरह आगे 71 और 73। अब 1 से 100 तक इतने ही जोड़े बनेंगे। तो यहाँ हमें 3 युग्म पूछे हैं, तो 3 की बजाय कितने हो गए? 6। ये आंसर। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? अब यहाँ क्या दिया हुआ? 23, 51, 37 और 26। कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? ये देखो, ये अभाज्य संख्या हमने लिख भी ली है और हमें याद भी हो गई है। तो 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमारा ये आंसर क्या आएगा? पहली अभाज्य संख्या क्या है? एक तो ये 23, 51 नहीं है। उसके बाद 37 और 26 भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 23 और 37। 9वां सवाल, 100 से छोटी 7 क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार भाज्य संख्याएं लिखिए। 100 से छोटी 7 लगातार भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। तो इसके लिए हम 1 से 100 तक जो गिनती का चार्ट है वो देखते हैं। इस चार्ट में हमने अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग छांट रखी है। अब देखो, जिन पर संख्याओं पर घेरे बने हुए वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें ऐसी 7 लगातार संख्याएं बतानी है जो अभाज्य ना हो, भाज्य हो। यानी कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 7 संख्याएं होनी चाहिए। अब देखो 61 और 67 के बीच में देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ही आती हैं। उसके बाद यहाँ आगे 71 और 67 के बीच में 1, 2, 3 ही संख्याएं हैं। इसी प्रकार हम और संख्याएं देखेंगे कि वो संख्याएं कितनी होनी चाहिए? 7। अब देखो 89 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वो संख्याएं हैं जो भाज्य हैं और लगातार 7 संख्याएं हैं। अब कौन कौन सी है वो संख्या? 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। तो ये वो 7 भाज्य क्रमागत संख्याएं हैं। कौन कौन सी थी वो? आंसर 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 ये लगातार 7 भाज्य संख्याएं हैं। 10वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले हमने किया था 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। अब हमें लिखना है जो संख्या दे रखी है उनको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो पहला भाग, इसके लिए भी हम पहले सारी अभाज्य संख्याएं
लिख लेते हैं, 1 से 50 तक लिख लेते हैं। ये 1 से 60 तक अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला भाग क्या है? 21। 21 को हमें क्या बताना? 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। देखें, जैसे 3 और 5 8, 8 के बाद 8 में कितना जोड़े हम? 13, यानी 8 और 13 21। 3 प्लस 5 प्लस 13। इसी तरह हम और भी ढंग से इसको लिख सकते हैं, जैसे 3 प्लस 7 प्लस 11। 3 प्लस 7 प्लस 11, इनका जोड़ भी 21 आता है। यानी हमें इनका जोड़ करके देखना है, कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं का जिनका जोड़ 21 आ जाए। इसी तरह अब हम 31 का निकाल लेंगे। 31, अब 31 का जैसे 3 और 5 8, 8 और 23। देखो 21, 21 से 31 10 का ही अंतर है। तो 3 प्लस 5 प्लस 23। 31 को और लिख सकते हैं 5 जमा 7 जमा 19। इसी तरह अब हम सी भाग यानी 53 को लिखेंगे 3 संख्याओं के योग के रूप में। 11 प्लस 19 और प्लस 23 कितना आ जाएगा? 53। इसी तरह हम ये और भी लिख सकते हैं इसको 13 प्लस 17 प्लस 23। इसी तरह अगर और बनते हैं तो और भी लिख लेंगे। आइए अब डी भाग हल करते हैं। 61, अब 61 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए 3 प्लस 17 प्लस 41, इनका जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? 61। इसी तरह हम इसको और लिख सकते हैं 7 प्लस 13 प्लस 41। इसी तरह हमें इन संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगर और भी संख्याओं का योग इनका होता है तो हम वो भी ले लेंगे। ये आंसर है। आइए अब 11वां सवाल हल करते हैं। 11वां सवाल, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, यानी 5 से भाग होता हो। ऐसे 5 हमें युग्म यानी जोड़े बताने हैं जिनका योग 5 से भाग होता हो और वो संख्या 20 से छोटी होनी चाहिए। अब जैसे इसका एक संकेत भी दिया हुआ है 3 जमा 7, दोनों ही 20 से छोटी हैं और दोनों का जोड़ क्या है? 10, जो कि 5 से भाग होता है। तो ऐसे ही हमें 1 से 20 में 5 युग्म बताने हैं। तो पहले अभाज्य संख्याएं 1 से 20 तक लिख लेंगे। अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें 5 युग्म बताने हैं जिनका जोड़ 5 से विभाज्य है। तो पहला 2 और 3, इनका जोड़ कितना आएगा? 2 जमा 3 5, ये 5 से भाग होता है। इसी तरह दूसरा जोड़ा देख लेंगे 3 और 7, ये आ ही चुका है। इसके अलावा 5 बताने हैं हमें। उसके बाद देखें 7 और 13, 7 और 13, यानी 7 जमा 13, इनका जोड़ कितना आएगा? 20, ये भी 5 से भाग होते हैं। इसी तरह 3 और 17, 3 और 17, इनका जोड़ भी कितना है? 20, ये भी 5 से भाग होता है।
इसी तरह 2 और 13, इनका जोड़ कितना हो गया 15। ये भी 5 से भाग होता है। उसके बाद 11 और 19, 11 और 19, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 30। ये भी 5 से भाग होता है। तो हमें ये 5 जोड़े बताने थे जिनका योग 5 से भाग होता है। ये 12वां सवाल हल करते हैं। 12वां सवाल, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला भाग है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक डैश कहलाती है। यानी वो संख्या कौन सी है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो? वो संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो एक और, वो संख्या स्वयं। संख्या बी भाग, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाती है। सी भाग, एक न तो डैश है और न ही डैश, यानी वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसीलिए ना तो ये भाज्य में शामिल होती ना ही अभाज्य में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी सम संख्या 2। इस प्रकार हमने ये 12वां सवाल भी हल कर लिया और प्रश्नावली 3.2 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।